नमस्कार साथियों। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम लोग एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों के द्वारा ये विशेष रूप से कहा गया कि इसको पढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, यहाँ पर इस ब्रांच में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेकर के या जाइगोट के बाद से लेकर के पूरी अवस्थाओं को पढ़ते हैं। अगर ये हम देखते हैं कि इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हमें किन किन स्टेप्स को स्टडी करना है, तो आप ये देखेंगे। जैसे देखिए, क्लीवेज, और यहाँ पर मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फेट ऑफ जर्म लेयर, ऑर्गेनो जेनेसिस। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोगों को स्टडी करना है। देखिए, क्लीवेज है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर। जो ह्यूमन बीइंग की बात मैं करूं तो 3 जर्म लेयर, और इसके बाद उस जर्म लेयर से फिर आर्गन का डेवलपमेंट होता है। इन्हीं सब को हम लोगों को स्टडी यहाँ पर करना है, ठीक है। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम समीप होने के कारण हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, किसको हमें छोड़ना है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग उन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखिएगा जहाँ पर हम विशेष फोकस करेंगे। अनावश्यक चीज़ों को आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखें, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत अब सबसे पहले आप ये देखिए कि स्पर्म होता है। ह्यूमन के केस में हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं अभी। ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, स्पर्म होता है और इसके बाद एग होगा, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर देखेंगे जाइगोट बनेगा, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। ये बात आप जानते हैं, यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है। अब इसी सिंगल सेल, जाइगोट क्या होती है, ये सिंगल सेल है। इसी से नए ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति होती है। जाइगोट से ही नए संतानों की उत्पत्ति होती है। ये कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। इसी में विभाजन से या परिवर्तन से एम्ब्रियनिक स्टेज या एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जाइगोट जो है फर्स्ट सेल होती है। अब यहाँ से हम ये देखें कि अगर हम जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होता है, जाइगोट में जो डिवीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर वो अवस्था किसके अंतर्गत आएगी, क्लीवेज के अंतर्गत। अगर आपसे कहा जाए कि क्लीवेज क्या है, ये देखें क्लीवेज है ना, तो आप ये कहिए कि जाइगोट में जो डिवीजन होता है और उस डिवीजन के दौरान सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्लीवेज कहते हैं। लेकिन एक लिमिट अवस्था तक कहा जाएगा, ठीक है। तो
जाइगोटिक डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज। अब देखिए क्लीवेज से संबंधित आपको कई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि क्लीवेज या जाइगोट में किस तरह से डिवीजन होता है, अर्थात क्लीवेज के दौरान कौन कौन से डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्लीवेज में देखें, यहाँ पर देखें पैटर्न ऑफ डिवीजन इन क्लीवेज। क्लीवेज में आप किस पैटर्न के डिवीजन को देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 जो जाइगोट में डिवीजन होगा, ये देखिए सपोज करिए यहाँ पर मेरिडिनल डिवीजन, इसको आप देखें, हम ज़्यादा इसमें लिखने के पक्ष में नहीं रहेंगे। मेरिडिनल डिवीजन में क्या होगा, सपोज करिए कि ये जाइगोट है। ठीक, जाइगोट में जब यहाँ से आप देखेंगे इसमें 2 पोल होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे एनिमल पोल और दूसरे को हम इस एंड को कहेंगे वेजिटेटिव पोल। इसको आप किस तरह से यहाँ पर डिवाइड करेंगे ये भी जान लीजिए। जिधर योग सेल होगा या योग होगा वो वेजिटेटिव पोल कहलाएगा, और जिधर योग नहीं होगा मतलब एग साइटोप्लाज्म होगा, एनिमल पोल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात में यहाँ पर मैं आपको किस तरह से यहाँ क्लीवेज या जाइगोट में डिवीजन होते हैं शुरू में, उस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो ये मेरिडिनल डिवीजन है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जाइगोट के बिल्कुल इक्वल बीच से ही यहाँ पर ये डिवीजन होगा। ठीक है, ये जो वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, जो लंबवत यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, एकदम आप देखेंगे बीच मध्य से यहाँ पर डिवीजन होता है, तो इसे हम कहते हैं मेरिडिनल डिवीजन। दूसरी बात यहीं पर इसी से रिलेटेड देखिए वर्टिकल डिवीजन। यहाँ वर्टिकल डिवीजन में क्या कर रहे हैं, ये देखें, ये क्या है, जाइगोट है। अब यहाँ पर बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल से थोड़ा हट करके डिवीजन होगा, उसको हम वर्टिकल डिवीजन कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप यहाँ पे तीसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ देखिए इक्वेटोरियल डिवीजन, इक्वेटोरियल डिवीजन में यहाँ देखिए ये जाइगोट है। इस जाइगोट में बिल्कुल आप ये देखेंगे कि मध्य से डिवीजन होगा, ये इक्वेटोरियल, ये ट्रांसवर्स है, बिल्कुल मध्य से होगा, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल डिवीजन। और इसी से रिलेटेड आप ये देखेंगे यहाँ पर कि लैटिट्यूडिनल डिवीजन। लैटिट्यूडिनल डिवीजन में हम क्या पाएंगे, इसको देखिए, यहाँ पर ये जाइगोट और ये मध्य से ना हो करके, ये देखिए मध्य से थोड़ा हट करके डिवीज़न जब होगा, इसे हम लैटिट्यूडिनल डिवीज़न कहते हैं। तो जाइगोट में इस तरह का डिवीज़न, इस तरह से डिवीज़न हो सकते हैं। मेरिडिनल डिवीज़न हो सकता है, वर्टिकल डिवीज़न हो सकता है, इक्वेटोरियल डिवीज़न हो सकता है, या क्या हो सकता है, लैटिट्यूडिनल डिवीज़न हो सकता है। और इसका क्या मतलब है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा देखें इस क्लीवेज को यहाँ पर आप कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखें
जैसे ये देखें क्लीवेज, ये कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे देखें होलोब्लास्टिक की क्लीवेज, और दूसरा होगा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, दो तरह का। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब कि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पूरे जाइगोट में जब इक्वल डिवीजन हो रहा है, बराबर डिवीजन, पूरी तरह से जाइगोट पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, उसको हम कहेंगे होलोब्लास्टिक। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये जाइगोट है और इस जाइगोट का पूरी तरह से एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में यूज हो रहा हो तो इसे हम होलोब्लास्टिक कहेंगे। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जाइगोट का पूर्णतः उपयोग होता है। मीरोब्लास्टिक में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, सपोज करिए ये जाइगोट है और यहाँ पर क्या है, ये योक है, इसको हम मान लें कि ये योक है, और ये यहाँ पर एग साइटोप्लाज्म है ये। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो जाइगोट का डिवीजन होता है केवल एग साइटोप्लाज्म रीजन में होता है। पूरी तरह से यहाँ पर ये जाइगोट या एग डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, अर्थात पूरे एग का या जाइगोट का उपयोग नहीं होता है, किसी पार्ट का उपयोग होता है, तो इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, पूरा एग यूज हो रहा है, डिवीजन में इन्वॉल्व है, यहाँ पर उसका एक पार्ट इन्वॉल्व है, इसको हम कहेंगे मीरोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक की बात आपको क्लियर हो गई। मीरोब्लास्टिक एग अगर हम ये देखते हैं, क्लीवेज अगर देखते हैं, तो हमको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, रेप्टाइल और बर्ड्स में। ये मेन इसका करेक्टर होगा, कहाँ पर, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, अर्थात जिसमें योक प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा वहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ठीक है, योग की मात्रा अधिक होगी। अब होलोब्लास्टिक को अगर हम देखें तो इस होलोब्लास्टिक को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है, रेडियल डिवीजन, दूसरा क्या हो सकता है, स्पाइरल, और तीसरा क्या हो सकता है, रोटेशनल। ये देखिए 3 प्रकार का ये यहाँ पर डिवीजन क्लीवेज में, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें रेडियल में क्या होगा। अगर हम एग को देखें रेडियल के अंतर्गत, तो सपोज करिए कि ये एग है, मतलब जाइगोट है। इस जाइगोट में ये देखिए, ये डिवीजन हुआ वर्टिकल, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेटोरियल डिवीजन हुआ। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम देखें एक डिवीजन ये हो गया, फिर दूसरा डिवीजन यहाँ पर हमने इस तरह से किया, इस तरह से हो गया। ये पहले 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनेगी, इसी तरह से 4 से अब यहाँ पर 8 सेल बनेगी। इस तरह का डिवीजन जो होगा उसे हम रेडियल डिवीजन कहेंगे। और ये आपसे ये बात पूछी जाती है, होलोब्लास्टिक और रेडियल क्लीवेज कहाँ पे पाया जाता है, ये बात आपसे पूछी जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। ये है एग्जाम्पल, इसका क्या होगा, ड्यूटरोस्टोम। ड्यूटरोस्टोम्स के मेंबर में, अब ये आपसे पूछा जाए कि ड्यूटरोस्टोम के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, तब आप यहाँ पर दिखा देंगे। ड्यूटरोस्टोम के अंतर्गत जैसे इकाइनोडर्मेट्स, और यहाँ पर देखेंगे हेमिकार्डेटा,
और ये जो है लोअर कार्डेट्स में भी पाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ये इस तरह का जो होलोब्लास्टिक एंड रेडियल क्लीवेज अगर आपसे कहा जाएगा तो आप ये जान जाएंगे कि ड्यूटरोस्टोम के मेंबर्स में होता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए ड्यूटरोस्टोम के मेंबर्स कौन हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जान जाएंगे इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेट्स, और लोअर कार्डेट्स में आप जानते हैं यूरोकार्डेट्स, सिफेलोकार्डेट्स, ये सब क्या है लोअर कार्डेट्स में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे हम देखें जरा, रेडियल की बात हो गई। अब हम स्पाइरल की बात करें। स्पाइरल डिवीजन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट है, इस जाइगोट में डिवीजन होना है, तो यहाँ पर देखिए जो डिवीजन होगा वो थोड़ा सा ऑब्लिक होगा, ये देखिए तिरछा हुआ स्पाइरल, फिर ये दो भागों में बढ़ गया, फिर इसके बाद देखिए 2 से 4 यहाँ पर भी बनेगा, पहले इस तरह से हुआ, अब ये इस तरह से हो गया, ये अर्थात यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगी, तो थोड़ा सा तिरछा डिवीजन होगा, यहाँ पर ऑब्लिक डिवीजन हो रहा है, ये उसको हम कहते हैं स्पाइरल डिवीजन, होलोब्लास्टिक स्पाइरल डिवीजन। और आपसे ये बात जब पूछी जाती है तो आप इसको बताएंगे कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या है, यहाँ पर प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम्स के मेंबर अर्थात ऐसे मेंबर जिनमें माउथ का फार्मेशन पहले होता है और एनस का फार्मेशन बाद में होता है, उनको हम प्रोटोस्टोम्स के मेंबर कहते हैं। और अगर ये बात पूछी जाए कि ये कौन होते हैं, तो आप यहाँ पर प्रोटोस्टोम के मेंबर्स में एस्कल हेलमिन्थीज से ले लीजिएगा, एस्कल हेलमिन्थीज, और क्या हो जाएगा एनीलिडा, और क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, और हो जाएगा यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा। ये मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा में सभी में नहीं होगा होलोब्लास्टिक और स्पाइरल, कहीं कहीं पर मेरोब्लास्टिक होगा और सुपरफिशियल टाइप का होगा, वो इंसेक्ट्स में आएगा, हम वहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी तरह से देखिए आपसे एग्जाम में इन बातों को नहीं पूछेगा, ये केवल मैं आपके समझने के लिए कर दिया हूँ। ये पूछा जाएगा होलोब्लास्टिक और स्पाइरल क्लीवेज किस में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है। प्रोटोस्टोम्स के मेंबर्स कौन होंगे, अगर वो मेंबर्स अलग अलग नाम करके देता है तो आप इसको निशान लगाएंगे, इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर स्पाइरल डिवीजन की बात हो गई। और क्या लिखे सारी वहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मेट्स लिख दिया गया था, उसको आप संशोधन कर लीजिएगा, इकाइनोडर्मेट्स नहीं मोलस्का होगा। यहाँ पे देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, स्पाइरल में हो जाएगा एस्कल हेलमिन्थीज और एनीलिडा। वहाँ पर मैंने लिख दिया था इकाइनोडर्मेट्स, उसी को कट करना है। फिर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और फिर हो जाएगा मोलस्का। इकाइनोडर्मेट्स तो ड्यूटरोस्टोम का मेंबर है, पहले ही हम लोगों ने लिख लिया है, तो वहाँ पर वो रेडियल होगा, और यहाँ स्पाइरल में इकाइनोडर्मेट्स नहीं है, मोलस्का है। ठीक है, ये प्रोटोस्टोम्स के मेंबर्स हैं। ओके, अब हमें ये देखना है रोटेशनल क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोटेशनल में क्या हो रहा है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने डिवीज़न देखा कि पहले डिवीज़न हो रहा है, 2 सेल बन रही है, 2 से 4 बन रही है, 4 से 8 बन रही है, 8 से 16 बन रहे हैं, इस तरह से मल्टीपल में जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए
एक डिवीज़न, जैसे ये जाइगोट है, इस जाइगोट में जब डिवीज़न हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये सपोज करिए कि ये वर्टिकल डिवीज़न हो गया, 2 सेल बन गई। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वेटोरियल डिवीज़न हो गया, ये 2 सेल यहाँ पे बनी, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पर इक्वेटोरियल डिवीज़न हुआ, लेकिन अब ये देखिए पूरा इक्वेटोरियल डिवीज़न नहीं होता है, इसमें दोनों तरह का डिवीज़न होता रहता है। 2 तरह का डिवीज़न इसमें पाया जाता है रोटेशनल में, एक इक्वेटोरियल डिवीज़न होता है और दूसरा मेरिडियनल डिवीज़न होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर 1 से यहाँ 2 सेल बनी, 2 से यहाँ पे देखिए 3 सेल बनी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी सेल है, ये वाली सेल, ये किस तरह से डिवाइड होती है? मेरिडियनल डिवीज़न से, 3 से। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे ये 3 सेल यहाँ पे बना था, अब 1 सेल यहाँ पर इसी तरह से और डिवाइड हो जाएगा, ये चौथा सेल बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 सेल स्टेज बन गई, 4 सेल के बाद 5 सेल बनेगी। इस तरह से यहाँ पर डिवीज़न पाया जाता है। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर साइक्रोनस डिवीज़न हो रहा है, एसाइक्रोनस डिवीज़न। अर्थात आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिवीज़न हो रहा है, तो हम कहेंगे एसाइक्रोनस। जब 2, 4, 8, 16 होता है, साइक्रोनस उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर एसाइक्रोनस की बात आएगी तो आप कहिएगा रोटेशनल टाइप के क्लीवेज में एसाइक्रोनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस प्रकार का जो डिवीज़न होता है वेरी स्लो डिवीज़न होता है। यहाँ पर जो डिवीज़न होगा स्लो, अन्य की अपेक्षा यहाँ पर स्लो डिवीज़न होता है। फिर इसी तरह से आप ये देखेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ह्यूमन का है। ह्यूमन बीइंग में इस तरह का डिवीज़न पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्लोवली डिवीज़न हो रहा है, रोटेशनल डिवीज़न हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एसाइक्रोनस डिवीज़न हो रहा है। तो मनुष्य में जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो कैसा है? होलोब्लास्टिक है। और वहाँ पर किस प्रकार से डिवीज़न हो रहा है? रोटेशनल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अब हम ये देखें, आपने ये तीनों देख लिया। अब अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं होलोब्लास्टिक को, अब हम यहाँ पर इसको फेट पैटर्न के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिटरमिनेट और दूसरा होता है इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट का मतलब ये होता है, डिटरमिनेट का मतलब ये होता है कि बहुत अर्लियर अवस्था में ही सेल्स ये निर्धारित कर लेती हैं कि इस सेल के द्वारा इस आर्गन का निर्माण होना है, इस सेल के द्वारा इस आर्गन का निर्माण होना है, बहुत अर्लियर स्टेज में ही। अर्थात वो निर्धारित, अब आप ये समझिए कि हम लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा है, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह पढ़ रहे थे, तो मेरिस्टेम से क्या होते हैं? मेरिस्टेम से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियनिक सेल्स होते हैं, जो अनडिफरेंशिएट सेल्स होते हैं, उनको मेरिस्टेम से कहते हैं। और उसी अनडिफरेंशिएट से किसी भी सेल का, किसी भी ऊतक का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी डिफरेंशिएट हो जाती हैं सेल्स, अर्थात उनकी जो डिवीज़न की या टोटीपोटेंसी है वो ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी, अर्लियर टोटीपोटेंसी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर डिटरमिनेट्स का मतलब बहुत अर्लियर डिसाइड हो जाता है, अर्लियर टोटीपोटेंसी लॉस हो जा रही है।
बहुत जल्दी ही डिसाइड हो जाता है कि ये इस भाग से किस पार्ट का निर्माण होना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये इसको आप कहेंगे प्रोटोस्टोम्स के मेंबर में ऐसी कंडीशन पाई जाती है। अब प्रोटोस्टोम्स तो आप जान गए होंगे किसे कहा जाता है। इनडिटर्मिनेट अर्थात बहुत, यहाँ पे बहुत अर्ली स्टेज में हो गया, यहाँ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। काफ़ी समय बाद ये डिसाइड होता है कि इस भाग से ये पार्ट यहाँ पर डेवलप होगा। समझ में आ गया? तो इनडिटर्मिनेट यहाँ पर टोटी पोटेंसी मेंटेन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड तक टोटी पोटेंसी मेंटेन रहती है। जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक सेल है, इसको हम पहले देख लेते हैं। जाइगोट सेल है, 1 से 2 सेल बन गई और 2 से जैसे मान लीजिए 4 सेल बन गई। अब ये चारों सेल डिसाइड कर लेती हैं कि इससे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, क्या बनना है। अब बहुत अर्लियर स्टेज में ही ये डिसाइड कर लेती हैं। अगर ये सेल्स अगर अलग हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो यहाँ पर ये अलग होने के बाद नई ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं कर पाएगा, नए जीव का निर्माण नहीं कर पाएगा और इससे भी नए जीव का निर्माण नहीं होगा। जब ये साथ, चूँकि यहीं पर इसकी टोटी पोटेंसी क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, यहीं पर ये डिटर्मिनेट हो गए थे कि हमें किस आर्गन का निर्माण करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 से क्या हुआ 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यहाँ पर अधिक संख्या में, मान लीजिए यहाँ पर खूब डिवीजन हुआ, ये देखिए बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर सेल्स बन गए। अब यहाँ पर अगर एक सेल यहाँ से अलग हो जाती है तो इस एक सेल से नया, अगर आपको जुड़वा बनाना है, जैसे सपोज करिए मनुष्यों में जुड़वा बनाना है, तो यहाँ पर मान लीजिए 16 सेल अवस्था यहाँ पे बन गई और इसमें से एक सेल यहाँ से अलग हो जाए तो इस एक सेल से ये नई ऑफ स्प्रिंग बन जाएगी, नई संतान बन जाएगी और यहाँ पे ये 15 जो सेल है वो जो है नई संतान बना लेगी। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी टोटी पोटेंसी लॉस नहीं हो रहा है, डिटर्मिनेट नहीं हुआ है, ये निर्धारित नहीं हुआ है कि ये सेल इसके लिए, ये सेल इसके लिए यहाँ पर काम करेंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी निर्धारित नहीं है। अर्थात टोटी पोटेंसी यहाँ पे पाई जा रही है, इसलिए इन दोनों से, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, इन दोनों से यहाँ पर नई संतान बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटी पोटेंसी यहाँ पर अधिक समय तक बनी रहती है। अब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम, ये ड्यूटेरोस्टोम्स हो जाएंगे। तो क्लीवेज में आपने ये देखा कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है। हम लोग अभी तक होलोब्लास्टिक क्लीवेज को यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, योग लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवीज़न होगा किसी एक रीजन में होगा, यहाँ पर डिवीज़न ओनली एनिमल साइटोप्लाज्म, एनिमल साइटोप्लाज्म रीजन, ये देखें। और इस होलोब्लास्टिक मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को देखें तो आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको क्लासिफाइड करिए ये 2 भागों में। ये देखिए, ये डिस्क्वाइडल, ये बात आपसे पूछी जाती है, और सुपर
फीसियल, ये बात आपसे पूछी जाती है। डिस्क्वाइडल जो होता है ये इसका जो एग होता है माइक्रोलेसिथल होता है, और इसका जो एग होता है माइक्रोलेसिथल होता है। यहाँ पर योक ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर योक कम अमाउंट में पाया जाता है। अब इस डिस्क्वाइडल एग में ज़रा देखें, डिस्क्वाइडल में क्या हो रहा है, ये एग है, इस एग में यहाँ पर देखिए इस रीजन में ये यहाँ पर ये योक दिखाया गया है, ये क्या है, योक है। और यही यहाँ पर इसको हम कहेंगे एग साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको कहेंगे वेजिटेटिव पोल, और इसको हम कहेंगे एनिमल पोल। ये देखिए, तो यहाँ पर डिवीज़न कहाँ होगा, इस रीजन में होगा, इसको हम कहेंगे डिस्क्वाइडल क्लीवेज। ये देखिए बस इस रीजन में इम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहीं पर हो रहा है, और योग क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इम्ब्रियो को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम डिस्क्वाइडल कहेंगे, और इसका एग्जाम्पल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ये बात आपसे पूछी जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सुपरफिशियल में हम ये देखते हैं ये कैसा होगा, इसमें योग की मात्रा कम होती है, माइक्रोलेस्थल होता है। अब ये जैसे एग है, इसमें योग यहाँ सेंटर में होगा, ये देखिए, ये सेंटर में होगा। अब योग सेंट्रल में है इसलिए सेंट्रोलेसिथल। अब इसकी बात अगर हम करें, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ये देखिए इस तरह से यहाँ पर डिवीज़न पाया जाएगा, योग के चारों ओर ये इस तरह से यहाँ डिवीज़न पाया गया, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। ये हो गया सुपरफिशियल। यहाँ पर देखिए, इसमें कंफ्यूज होइए न होइएगा, माइक्रोलेस्थल इसलिए लिखा गया है, लेस अमाउंट में यहाँ पर योग पाया जा रहा है, सेंटर में पाया जा रहा है, तो इसको सेंट्रोलेस्थल लिख लीजिए। ये ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स। ये कहाँ पाया जाएगा, इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात हो गई। हम लोगों ने क्लीवेज डिवीज़न को अच्छे ढंग से यहाँ पर कितने तरह से हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, ये हम लोगों ने डिवाइड कर लिया क्लीवेज के बारे में। अब हमको ये देखना है कि ह्यूमन बीइंग में ये क्लीवेज प्रोसेस कैसे होती है, ये क्लीवेज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक अभी हम लोगों ने एक जनरल क्लासिफिकेशन किया क्लीवेज का, अब मनुष्य में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 5 मिनट यहाँ पे देखते हैं। अब एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन में अब हम क्लीवेज देखें, क्लीवेज इन ह्यूमन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हम लोगों को समझना होगा। देखिए, पहली बात, जो मनुष्य का फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसमें क्लीवेज होना है, उसमें योक एब्सेंट इन एग, फर्टिलाइज्ड एग में योक नहीं होता है। दूसरी बात, कैसा होगा, होलो ब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तीसरी बात आपको मैंने बताया कि रोटेशनल क्लीवेज होगा।
चौथी बात मैंने आपको बताया था एसाइक्रोनस होगा। अगर रोटेशनल आ गया तो ये साइक्रोनस की बात आनी ही है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो डिवीज़न होता है वो स्लो डिवीज़न होता है, स्लो रेट ऑफ डिवीज़न। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा, देखिए जो क्लीवेज होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जाइगोट है, इस जाइगोट में डिवीज़न कौन सा होता है, तो हमको ये पता है कि माइटोसिस डिवीज़न होगा, इक्वेशनल डिवीज़न होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सोमैटिक डिवीज़न होता है, सोमैटिक डिवीज़न की तरह यहाँ पर भी होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे हम ये जानते हैं कि इंटरफेज अवस्था होती है G1, और इसके बाद G1 के बाद S फेस आता है, फिर इसके बाद G2 फेस आता है, फिर इसके बाद M फेस आता है। ये इस तरह से ये सीक्वेंस है, ये इस तरह से आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, जैसे सोमैटिक डिवीज़न होता है और सोमैटिक सेल्स में डिवीज़न होता है ग्रोथ के समय जो होता है, तो वहाँ पर क्या है कि जो G1 है और G2 है, G1 में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जब क्लीवेज के दौरान, मतलब जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि G1 G2 नहीं होता है, लेकिन G1 G2 बहुत जल्दी ये पास हो जाता है। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर नेग्लिजिबल आप कह दीजिएगा कि G1 और G2 पाया जाता है, वेरी फास्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्लीवेज में इतनी सी बात देख रहे हैं, इसको हम एक फिगर के द्वारा समझ जाएं। ये सारी बातें हम लोग देख लिए हैं। अब आपको ये पता होगा क्लीवेज चलिए अब देखिए यहाँ पे ये है ओवरी, और इसको आपको पता ही है ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और ये है, इस रीजन को हम कहेंगे, ये रीजन हम आपको दिखा दे रहे हैं, एम्पुला। क्या है, एम्पुला, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओवरी है, ओवरी से ओवेल्यूशन होगा, तो ओवरी यहाँ पे रप्चर्ड होगी, इससे सेकेंडरी oocyte जिसको हम एग कहेंगे, ये देखिए एग होगा जिसको हम सेकेंडरी oocyte भी कहेंगे, ये रिलीज हुआ, अर्थात ओवेल्यूशन की प्रक्रिया हो रही है। समझिए, ये सब बातें समझ चुके हैं। फिर ये एग कहाँ पे आया, फैलोपियन ट्यूब में आया। इस फैलोपियन ट्यूब में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, ये स्पर्म है, इस रीजन में यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, 2n फैलोपियन ट्यूब में ये बन रहा है। अब आप आगे देखते जाइए, जाइगोट में अब डिवीज़न होगा, यहाँ पर 2 सेल्ड अवस्था होगी। डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने 2 के बाद 3 नहीं लिखा, 4 लिखा। 2 के बाद यहाँ पे 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, और हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 सेल्ड अवस्था हो गई।
ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अभी हम कहाँ पर हैं, फैलोपियन ट्यूब रीजन में हैं। ठीक है, 16 सेल्ड अवस्था यहाँ पे बन गई। इस 16 सेल्ड अवस्था को, सेल्ड स्टेज को हम, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन बनेंगे, इसी 16 सेल्ड स्टेज को हम मारुला बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मारुला। अब जरा देखिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देख लें, ये मारुला बना रहे हैं, 16 सेल यहाँ पे हम बना देंगे। ये 16 सेल्ड है, कम ज़्यादा संख्या सेल की हो सकती है, लेकिन आप इसको जानते रहिएगा 16 सेल्ड है। और इसके बाहर यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक लेयर है, इस लेयर को हम जोना पेलुसिडा कहेंगे। ये जोना पेलुसिडा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टेज जो है मारुला स्टेज है। कितने सेल की बनी हुई है? 16 सेल की बनी हुई है। मारुला मलबरी से है लेकर के, यहाँ पर कोशिकाओं का 16 सेल कोशिकाओं का समूह है। अब इस अवस्था को मारुला कह रहे हैं। ये डिवीजन यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये यूटेरस का है। इस यूटेरस में हम ये देख लें कि ये सब जो भाग है इसको हम कहेंगे पेरीमेट्रियम, इसको कहेंगे मायोमेट्रियम, और इसे कहेंगे इंडोमेट्रियम। अब देखिए, मारुला अवस्था के बाद, इस मारुला अवस्था में आप देख रहे हैं जैसे फर्टिलाइज्ड एग में जोना पेलुसिडा बाहर पाई जाती है, उसी तरह से जोना पेलुसिडा अभी भी यहाँ पर बाहर है। जाइगोट में जिस तरह से जोना पेलुसिडा है, उसी तरह से यहाँ पर भी जोना पेलुसिडा है। बस अंतर ये है कि जाइगोट क्या है, एक सेल की बनी होती है और यह 16 सेल की बनी होती है। जाइगोट एक सेल की बनी होती है तो उसकी सेल बड़ी होगी। यहाँ पर ये 16 सेल की बनी हुई थी, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, साइज में छोटी हो जाएंगी। लेकिन पूरी मारुला की साइज और जाइगोट की साइज बिल्कुल इक्वल रहेगी, क्योंकि दोनों में जोना पेलुसिडा है। ठीक है, इनकी जो साइज इक्वल रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर डिफरेंट हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये मारुला बना है, इस मारुला का इम्प्लांटेशन होना है। मारुला का इम्प्लांटेशन होना है, और इम्प्लांटेशन तभी होगा जब इसके सबसे बाहर की ओर जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन डिज़ाल्व हो जाए या रप्चर्ड हो जाए, और वहाँ से ये मारुला स्टेज निकल करके कहाँ पे, इंडोमेट्रियम की दीवार से आकर के जुड़ जाए, तभी यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। अर्थात गर्भाशय में आकर के यहाँ पर एम्ब्रियो जब चिपक जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो मारुला स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा है कि ये जो इसकी सेल्स हैं, ये सेल्स रीअरेंज्ड हो रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं। हम इस सेल्स को व्यवस्थित कर दे रहे हैं। ये देखिए, अब ये सेल्स हम कुछ दिखा दे रहे हैं, ये। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, रेड से हम दिखा दे रहे हैं, ये इधर सेल्स हो गई। ठीक है, इस सेल को हम कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास कहेंगे। इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट हो गया। इसके रीअरेंज के कारण यहाँ पर एक कैविटी बन गई, जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे। ये देखिए, या ब्लास्टोसील कहेंगे, ब्लास्टोसील ही करिए। अब जरा देखिए,
जब यहाँ पर सोचिए कि ये रीअरेंजमेंट हुआ, ट्रोफोब्लास्ट सेल बनी, अब यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट सेल के द्वारा जोना पेलुसिडा यहाँ भी है, ट्रोफोब्लास्ट सेल से यहाँ पर एंजाइम का सिक्रेशन होता है और ये एंजाइम इस जोना पेलुसिडा को डिज़ाल्व कर देंगे। इसको जब यहाँ पर डिज़ाल्व कर दी, ज़रा देखिएगा ध्यान से, डिज़ाल्व करने के बाद सपोज करिए कि ये यहाँ से ये देखिए ये डिज़ाल्व हो गई, और डिज़ाल्व होने के बाद ये, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ब्लास्टोसील बन गई, रीअरेंजमेंट हो गया, इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बन गई। अब इस अवस्था को हम ब्लास्टुला ना कह करके ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये देखिए ये जो है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था हो गई। ब्लास्टोसिस्ट हम ह्यूमन बीइंग के केस में ब्लास्टुला नहीं बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट जैसी यहाँ इनर सेल मास का निर्माण होता है, इसलिए इसको सिस्ट कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, नॉट ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है, मारुला के बाद कौन सी अवस्था आएगी, ब्लास्टोसिस्ट आई। इस ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस जोनो पेलुसिडा से ये देखिए ये बाहर निकल रही है। अब ये बाहर निकली, ठीक है, यहाँ पर ये इनर सेल मास हो गया और यहाँ पर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होगी। ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। ये बाहर निकलने के बाद अब करता क्या है ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर धंसता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ये प्रवेश करेगा, किसके, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूटरस की दीवार है ये एंडोमेट्रियम। अब इसके अंदर ये धंसा, इसके अंदर धंस करके यहाँ पर आप देखिएगा ये चिपक जाएगा एंडोमेट्रियम की दीवार से। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर्ड में दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ जाइएगा। एंडोमेट्रियम की दीवार से ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पर चिपक गया। ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के चिपक गया। इसको देखिए, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो क्या क्या बात हुई, जरा देखिए कौन कौन सी घटना हो रही है। आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि सिस्टीन सेल अवस्था क्या है, मारुला है। मारुला का इम्प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि इसके बाहर जोना पेलुसिडा है। मारुला से कौन सी अवस्था बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, जब मारुला की सेल्स रीअरेंज होती है और ये दो भागों में बढ़ रही है, इनर सेल मास और किसमें, ट्रोफोब्लास्ट में। ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व कर देती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं एंजाइम की सहायता से, और फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है ये हैचिंग क्रिया द्वारा बाहर आता है। जब बाहर आ जाएगा तो किसके संपर्क में आएगा, ये संपर्क में आता है एंडोमेट्रियम दीवार के संपर्क में आता है। तो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा इस एंडोमेट्रियम की दीवार को रप्चर्ड किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, और इसके अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट जा करके एंडोमेट्रियम की सबसे भीतरी दीवार से जा करके चिपक जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ और इस इम्प्लांटेशन में 6 से 7 दिन का समय लगता है। ये फॉर इम्प्लांटेशन, अर्थात जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन 1 तारीख को हुआ तो 6 तारीख या 7 तारीख को यहाँ पर एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस्ट जा करके एंडोमेट्रियम की दीवार से इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया यहाँ पे होती है। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इम्प्लांटेशन में ये देखिए, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, एंडोमेट्रियम की दीवार यहाँ पर ये थोड़ी सी पतली सी थिन दीवार बची रह जाती है,
इसी से आकर के ये जुड़ता है, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। ये देखिए डेसिडुआ बेसिलिस कहलाएगा। ये कौन है डेसिडुआ बेसिलिस? जिससे ब्लास्टोसिस्ट जा करके एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ा हुआ है। और ये कैसी होगी? थिन लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। यूटेराइन की ये थिन लेयर होती है। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे जब ये इम्प्लांट कर जाएगा, इम्प्लांटेशन कर जाएगा, तो जहाँ से ये प्रवेश किया था उसके बाहर एक कवरिंग बन जाएगी। ये देखिए ये, ठीक, इस कवरिंग को हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस है। और फिर इसके चारों ओर आप ये देखेंगे, ये बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन बन जाएगी, इसको हम डेसिडुआ पेराइटालिस कहेंगे। डेसिडुआ पेराइटालिस कहा जाएगा। इस तरह से आप ये देख रहे हैं। आगे जरा देखिए, यहीं पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पर अब ये इम्ब्रियो मतलब ब्लास्टोसिस्ट जैसे जैसे इनलार्ज होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, तो ये जो कैप्सुलरिस है ये रप्चर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर रप्चर्ड हो जाती है। अब जरा देखिए, इस ब्लास्टोसिस्ट का संपर्क किससे है? एंडोमेट्रियम की इनर दीवार से। इनर दीवार को हम कहेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। और यही डेसिडुआ बेसिलिस मदर का प्लेसेंटा इसी से ओरिजिनेट होगा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किससे होता है? प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मदर की यूटेराइन और कौन? ट्रोफोब्लास्ट। किसकी ट्रोफोब्लास्ट? ब्लास्टोसिस्ट, मतलब इम्ब्रियो की जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो प्लेसेंटा में इन्वॉल्व होती है। अर्थात आप ये देखेंगे कि इम्ब्रियो और मदर दोनों प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, दोनों का यहाँ पर रोल होता है। तो यहाँ से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट किससे होगा? डेसिडुआ बेसिलिस के द्वारा होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो घटना है इम्प्लांटेशन की घटना है, और इस इम्प्लांटेशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके बाद की घटना मैं आपको कुछ देर बाद डिस्कस करूँगा। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हैं और देखने के बाद आप लोग लाइक तो करते नहीं हैं। मैं आपसे कहूँगा कि लाइक भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।